लिपस्टिक पाउडर वगैरह। तुम ना एक काम करो, एक टेप लेके आओ, तुम्हारे मुंह पे लगाना है। Hello student, welcome class 10. I shall start theorem number 2 to explain how we have to write the prove the theorem number 2. The statement of theorem number 2 is, if a side of a triangle, any geometrical shape which is bounded by 3 sides forming 3 angles. And a triangle is a polygon which is enclosed, surface enclosed by lines, is called polygons. So now, if a side of a triangle is extended means proceed in forward. If a side of a triangle is extended, the exterior angle and the angle which are outside the triangle are called exterior. The angle which are inside the triangle is called interior. If a side of a triangle is extended, the exterior angle so formed, exterior angle ACD, exterior angle आपके ट्राइंगल में दिखाया जा रहा है फिगर के अंदर. ACD is a exterior angle. ACD is a exterior angle. साइड कौन सी प्रोसीड किया? BC प्रोसीड किया है. एनी साइड, कोई सी भी साइड प्रोसीड करें, इस तरह जो भी एंगल बनेगा that is called exterior angle. If a side of a triangle is extended, the exterior angle so formed in measure greater than either of its 2 interior angles. Exterior angle opposite interior angle के से greater होता है, दोनों, either 1 or 2, दोनों से. Okay. If a side of a triangle is extended, the angles so formed is in measure greater than the either of its interior opposite angle. Okay. Given में in triangle ABC, देखिए ABC triangles है. BC is to be extended. BC को extend किया, आप AB को extend कर दें, AC को extend कर दें, किसी एक को, तो हमने BC को extend किया up to D. BC को कहाँ तक extend किया? D तक. Such that measurement angle ACD angle is an exterior angle.
and angle A and angle B are A and B are, ये B angle है, angle A and B are two interior opposite angle. Angle A और angle B two interior angles हैं, opposite angles. ओके, ये गिवन में. टू प्रूव क्या करना है? एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ACD. मेजरमेंट एंगल ACD ग्रेटर देन, ये ग्रेटर की साइन है, ग्रेटर देन एंगल A. नंबर 1 एक प्रूव करना है. और नंबर 2 क्या है? मेजरमेंट एंगल ACD आल्सो ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल B. ACD A से भी ग्रेटर है और ACD B से भी ग्रेटर है. कंस्ट्रक्शंस में हमें इसलिए कि डायरेक्ट कोई वे नहीं था कि हम इसको प्रूफ कर सकें, तो उसके लिए हम एक सपोर्ट ली कि हम अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें किसी एक साइड के, जो एक्सटीरियर है उसके अपोजिट साइड, हम साइड जो साइड के पैरेलल एक और साइड ड्रॉ कर दें, तो उससे हम इजीली बता सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल होता है. तो हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन का सहारा लिया. क्या करेंगे? ड्रॉ EC, C से CE AB के इक्वल हमने, नॉट टू बी इक्वल, CE पैरेलल टू AB, CE पैरेलल टू BA, CE पैरेलल टू BA, या EC पैरेलल टू AB, या EC पैरेलल टू AB. EC पैरेलल टू, ये वर्टिकल लाइन जो है ये पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रही है. EC पैरेलल टू AB, ये हमने खुद ड्रॉ किया है. अब नेक्स्ट हम प्रूफ पे आते हैं. प्रूफ में दो चीजें होती हैं, इसमें टू नहीं लगाना. प्रूफ PROOF प्रूफ होगा. जो हम करने लगे हैं, स्टेटमेंट और रीजन, दो आपने वर्टिकल लाइन से दो हिस्सों में डिवाइड करना है. लेफ्ट साइड में स्टेटमेंट होगी और राइट साइड में ये स्टेटमेंट जो हम अल्फाज कह रहे हैं, लिख रहे हैं, इसकी रीजन क्या है, क्यों ये ऐसे है, किस वजह से, किस कानून के तहत, वो कानून बता रहे हैं हम आगे. वो क्या है? नंबर 1 कंस्ट्रक्शन. देखें, AB पैरेलल CE, क्या हमने CE को AB के पैरेलल ड्रॉ किया है या नहीं किया? किया ना. तो जब हमने उसके पैरेलल ड्रॉ किया है तो फिर आगे लिख देंगे कंस्ट्रक्शन. किस में लिखा था हमने? कंस्ट्रक्शन में. तो उसके आगे हमने कंस्ट्रक्शन लिख दी. AB पैरेलल CE, AC इज ए ट्रांसवर्सल. AC लाइन जो है ट्रांसवर्सली कट कर रही है दोनों को. देखें ट्रायंगल में, फिगर में देखिए, फिगर में देखिए, फिगर में देखिए, AC AB और AC को कट कर रही है. AC जो है AB को A पे और EC को C पर कट कर रही है दोनों. ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई जो दो लाइनों को स्लांट फॉर्म में कट कर रही है. AC इज ए ट्रांसवर्सल ऑफ AB एंड AC. उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में देखिए, मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1. A और 1 कैसे हो गए? इसको कहेंगे अल्टरनेट एंगल. देखिए फिगर में देखें, AB और EC पैरेलल हैं और AC कट कर रहा है. तो एंगल 1 और एंगल A और एंगल 1, एंगल A और एंगल 1 आपस में इक्वल हो गए. इनको क्या कहेंगे? ये होंगे अल्टरनेट एंगल्स. क्या होंगे? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं. A और 1 के अल्टरनेट एंगल. देखिए रीजन हमने स्टेटमेंट गिवन में, प्रूफ में लिखा हुआ है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1. इसी तरह AB पैरेलल C और BD आप कट करिए ट्रांसवर्सल. देखिए फिगर में देखिए, AB और EC पैरेलल हैं और BD स्ट्रेट कट करती हुई जा रही है. तो दोनों पैरेलल लाइन के राइट साइड में दोनों एंगल कौन कौन से हैं? एंगल B और एंगल 2.
दोनों बी और टू दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कह रहा है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करे और इन द सेम डायरेक्शन दो एंगल क्या होते हैं, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उनको क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बी और सी टू जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था कॉन्ग्रुएंट, ये भी हमने रीजन दिया आगे। ओके, तो हमारे पास दो चीजें आ गई, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल 1 के, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल 2 के। अब इन दोनों को 2 और 4 को ऐड करें, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दिया, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2। नंबर 5 इसका नाम हमने दे दिया, पॉइंट नंबर 5 है, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2। ओके, मेजरमेंट एंगल ए प्लस लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दी 2 और 4 में, और राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 1 और 2, देखिए फिगर में 1 और 2 दोनों को मिलाएं तो किसके इक्वल आ गया, एंगल ए सी डी के इक्वल। एंगल 1 और 2 मिलकर क्या बन गया, एंगल ए सी डी। तो हम नीचे लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या लिख रहे हैं हम, एंगल ए सी डी। ये नेक्स्ट पॉइंट है, 5 के बाद लिखा हुआ है ए सी डी। अब आप देखें ए सी डी 1 और 2 का सम है, 1 क्या हमारा एंगल ए और 2 क्या है, एंगल बी। तो सम जो है टोटल दो का सम जो है इंडिविजुअल से ग्रेटर होता है, दो एंगल का सम इंडिविजुअल से ग्रेटर होता है, रिजल्टेंट is greater than sum of two individual angles. Okay, sum of the angle of two individual angles, sum of two individual angles, sum जो है that is to be greater than each of the individual angles. तो अब क्या हुआ हमारे पास, ए सी डी ए के ए और प्लस बी के इक्वल है, तो लिहाजा ए सी डी ए से भी ग्रेटर होगा और ए सी डी बी से भी ग्रेटर होगा। ओके, अगर 2 + 3 हम लिखते हैं 5, तो में 5 2 से भी ग्रेटर है और 5 3 से भी ग्रेटर है, लेकिन दोनों मिलकर 5 बन रहे हैं, इसलिए कि सम जो है वो इंडिविजुअल सिंगल से ग्रेटर होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी डी ग्रेटर देन एंगल ए और एंगल ए सी डी ग्रेटर देन एंगल बी। आगे बेटे समझ। तो ये आपका थ्योरम नंबर क्या था, थ्योरम नंबर 2 कौन सा था, ये थ्योरम नंबर 2 हमने प्रूव किया। और ये 2 और 5 जो है बेटे 10 मार्क्स में आने वाले हैं थ्योरम, इसलिए इस पे मैं तवज्जो दे रहा हूँ। और 3 और 4 में से एक कोई आएगा ज़रूर, 3 और 4 में से एक आएगा, 2 और 5 में से एक ज़रूर आएगा। तो कंपल्सरी जो है वो 2 और 5 में से आने के चांसेस हैं, इसलिए आप 2 और 5 को अच्छी तरह कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटे थ्योरम नंबर 3 पे, उसके बाद नीचे हमने लिखना है QED। क्या लिखना है, QED, QED क्वाड एड डेमोंस्ट्रेटिव। ये ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग इंग्लिश में होते हैं विच वाज टू बी प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था। बेटे आपने कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप बातें दो खासतौर पर याद रखिएगा। अगर दो लाइन पैरेलल हों, एक लाइन ट्रांसवर्सल कट करे, तो उसके अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये याद रखना। और अगर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइनें पैरेलल होती हैं। ये एमसीक्यूज बन जाता है, 2 एमसीक्यूज बने। इफ 2 लाइंस आर पैरेलल एंड 1 लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, देन द एंगल सो फॉर्म्ड आर डैश, क्या लिखेंगे, आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, देन द लाइंस आर पैरेलल। ओके, the lines are
पैरेलल। तो लाइन किसके होती है? पैरेलल होती है। कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई इसी के मतलब कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई ऐसी कोई आर्टिकल, कुछ भी आपका पूछने वाला हो तो पूछ सकते हैं आप। चैट पे बेटे पूछ लीजिए, कुछ भी पूछिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है दो। अभी मैं 2 और 3 कराऊंगा, फिर 4 और 5 पे आएंगे। जी बेटे, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं? अच्छा बेटे, आप मुझे ये बताइए, प्लेन क्या होता है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन अ प्लेन। याद रखिएगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, अक्सर आया है एमसीक्यूज। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन अ प्लेन। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन अ प्लेन। और स्पेस क्या होता है? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन अ स्पेस। स्पेस क्या होता है? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट is called space. 3 non-collinear point determine a plane. अच्छा बेटे, अब इसमें से एक और मैं एमसीक्यू बनाने लगा हूं। देखें, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो स्पेस होता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होता है वो प्लेन होता है। तो प्लेन इज ए डैश ऑफ स्पेस। बता सकते हैं? प्लेन इज ए डैश ऑफ स्पेस। 3 4 का पार्ट है, यानी 4 में 3 है, 3 में 4 नहीं है। आगे समझ? तो इससे साबित हुआ कि प्लेन इज ए सबसेट ऑफ स्पेस। कितना है? अगर ये इस तरह का एमसीक्यू आ जाए फिर, क्योंकि आपकी बुक के अंदर मैंने पढ़ा अभी कि प्लेन इज ए सबसेट ऑफ स्पेस। प्लेन इज ए सबसेट ऑफ स्पेस। तो उल्टा क्या हो जाएगा? स्पेस इज ए सुपर सेट ऑफ प्लेन। ये इस तरह दोनों में पूछ सकते हैं। प्लेन इज ए डैश ऑफ स्पेस। तो उसमें एमसीक्यूज में दे सकते हैं हम कि सुपर सेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, इक्वल सेट, इक्वलेंट सेट, इस तरह दे दिया, उसमें बताना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से स्पेस इज ए डैश ऑफ प्लेन। तो स्पेस क्या है? सुपर सेट। प्लेन इज ए सबसेट ऑफ स्पेस, स्पेस इज ए सुपर सेट ऑफ प्लेन। तो प्लेन, यहाँ पे लफ्ज प्लेन को प्लेनर लफ्ज आएगा। थ्योरम नंबर 3 में देखिए, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two coplanar line, coplanar COPLAN, कोप्लेनर क्या होता है? किसी भी प्लेन पर लाइनें, जैसे पेपर आपको दे दिया जाए, प्लेन सरफेस है, उस पर आपको कहा लाइनें ड्रॉ कर दो। जब आपने लाइनें ड्रॉ की तो उनमें से कोई कुछ लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, कुछ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मे और मे नॉट बी पैरेलल। पैरेलल हो भी सकती है कोई लाइन और पैरेलल नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे कहा गया, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, एक लाइन है स्लांट में, लाइनों को कट कर दिया, किनको? कोप्लेनर लाइन को। तो कोप्लेनर लाइन तो वो होगी जो भी प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ की गई है। अगर उनके अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट such that the alternate pair of alternate angles are congruent, then the lines are parallel. तो फिर प्रूव करना है
कि लाइंस पैरेलल हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट तो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो हमने प्रूव, वो कह रहा है अच्छा भाई प्रूव कर दो कि अगर कोप्लेनर लाइन पेपर के ऊपर आपने लाइनें ड्रॉ की हैं और उसको ट्रांसफर से एक लाइन कट कर रही है उन दोनों लाइनों को, तो इस तरह उनके अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो प्रूव करें कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो लाइनें पैरेलल हैं। तो ये प्रूव हम करने लगे हैं कि द लाइंस आर टू बी पैरेलल। तो गिवन में देखिए, नेक्स्ट गिवन में, गिवन नीचे, गिवन नीचे, गिवन बिल्कुल नीचे, ये गिवन आ गया। गिवन में क्या है, एल एंड एम आर टू कोप्लेनर लाइंस। एल एम क्या है, वो ऊपर लिखा हुआ है एल और एम। एल एंड एम आर टू कोप्लेनर पेपर है, ये बोर्ड है ना आपके जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो स्क्रीन क्या है, प्लेन सरफेस है, तो ज्यादा प्लेन हो गया। और इसके ऊपर कौन सी दो लाइनें नजर आ रही हैं आपको, एल और एम आ रही हैं, तो ये दोनों लाइनें कोप्लेनर लाइन होगी। और ई एफ क्या है, ट्रांसवर्सल है, कहाँ पे कट कर रही है, पी और क्यू पर कट कर रही है। उससे क्या हुआ, 1 और 2 अल्टरनेट एंगल्स बन गए, एंगल। और ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल कहा हुआ है ऊपर, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पेयर कौन सा हो गया, 1 और 2 का, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो टू प्रूफ क्या करना है, एल पैरेलल एम, ये के लिख दिया गया था, ये ब्लू से हमें पैरेलल का सिंबल लगा दिया है। पहला जो है वो एल है, एल पैरेलल एम, ये प्रूव करना है कि एल लाइन जो है एम लाइन के पैरेलल है। एल क्या है, एम के पैरेलल। प्रूफ, इफ एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, फर्ज करते हैं कि पैरेलल नहीं, अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं तो क्या होगा, उनको अगर प्रोसीड करते जाएं तो एक जगह पे एक पॉइंट पे मीट कर देंगे। फर्ज करते हैं कि वो पैरेलल नहीं, तो फिर क्या होगा, दे विल मीट एट सम पॉइंट। देखें आर पे जाकर मीट कर गई। देखें नीचे सेकंड फिगर में बना हुआ, देखें वो एल ऊपर वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन हम एम एम है, दोनों को प्रोसीड किया तो कहाँ पे कट कर रही हैं, आर पे मीट कर रही हैं। दोनों क्या है, आर पे मीट कर रही हैं, दोनों आर पे मीट कर गए, दोनों आपस में मीट कर गई आर पर। तो ये आर पे मीट करने से क्या हो गया, अब आप देखें पी क्यू आर एक ट्राइंगल बन गई। क्या बन गया, पी क्यू आर एक ट्राइंगल आपके पास बन गई। ओके, ये पेंसिल टाइप बनी है ना ऊपर, उसको हम पेंसिल नाम दे दिया, एक पी क्यू आर ट्राइंगल बन गई। अगर ट्राइंगल बन गई है तो वन एंगल जो है एक्सटीरियर है, टू कौन सा एंगल है, इंटीरियर। वन एंगल क्या है, एक्सटीरियर, टू एंगल क्या है, ट्राइंगल में इंटीरियर। तो ये लॉ है कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, थ्योरम नंबर 1 में हमने पढ़ा है, 2 में पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। पढ़ा है ना अभी कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो वन एंगल फिर टू एंगल से ग्रेटर हो गया। अब आप देखें इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल। प्रूफ में देखे, स्टेटमेंट में एंगल 1 इज एन exterior angle and angle 2 is an interior angle. By definition कि क्या है कि ट्रायंगल जब बने तो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एक इंटीरियर एंगल। उसमें नंबर 2 पे देखें, एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से क्या होता है, ग्रेटर होता है। उसके बाद सेकंड में देखिए, थर्ड में चलिए, बट मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, ये गिवन में दिया हुआ है। 2 में हमने 1 ग्रेटर देन 2 कर दिया, लेकिन गिवन में 3 दिया हुआ है, गिवन में 3 दिया हुआ है। नंबर 3 पॉइंट जो है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन। तो दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। जो इक्वल होता है वो लेस नहीं होता, ग्रेटर भी नहीं होता, और जो ग्रेटर होता है वो इक्वल नहीं होता। ओके, तो फिर इन दोनों की स्टेटमेंट में फोर पॉइंट में देख दिया हमने, स्टेटमेंट 2 and 3 कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त के अंदर ये दोनों, एक ही वक्त के अंदर दोनों सही नहीं हो सकती। तो लिहाजा
गिव हमने जो प्रूव किया है कि 1 ग्रेटर देन 2, ये गलत, गिवन को सही हमने मानना है। तो सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 is 2 and angle L, line L and M do not intersect. इंटरसेक्ट करेंगे तो एक्सटीरियर बनेगा ना, तो इससे साबित होगा कि L और M आपस में मीट नहीं कर रही। जो लाइनें मीट ना करें वो कौन सी लाइनें होती हैं? पैरेलल। तो देयरफॉर L is parallel M, L is parallel M। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। इसके नीचे भी लिख देंगे QED, इसके नीचे भी आप QED लिख देंगे। QED खुद लिख दीजिएगा, खुद ही लिखिएगा QED खुद लिखेंगे आप। QED जो जरूर लिखना है QED, ये कोऑर्डिनेटेड डेमोंस्ट्रेटर आपने लिखना है, क्योंकि अक्सर कहीं आधा नंबर काट ही ना लें, किसी बच्चे का नंबर कम ना हो जाए। तो अब आप बेटे कोई क्वेश्चन कीजिए, पहले आपको कोई प्रॉब्लम हो 1 थ्योरम नंबर 3 में से कोई बात भी पूछनी हो। कोप्लेनर लाइन मैंने आपको बताया कि कौन सी होती हैं, जो ऐसी लाइनें जो किसी भी प्लेन के ऊपर ड्रॉ की जाएं, किसी भी शीट पर ड्रॉ की जाएं, किसी भी सॉफ्ट जो है प्लेन सरफेस पे ड्रॉ की जाएं, उन लाइनों को कोप्लेनर लाइंस कहते हैं। और कोप्लेनर लाइन ऐसी लाइनें अगर ड्रॉ करते रहें तो उनमें से कुछ तो पैरेलल भी हो सकते हैं, कुछ पैरेलल नहीं हो सकती। तो कंडीशन क्या दी है उसने इसमें स्टेटमेंट में कि एक दो कोप्लेनर लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो प्रूव करेंगे ये पैरेलल है। तो हमने सपोज कर लिया कि पैरेलल नहीं है, उन दोनों लाइनों को प्रोसीड किया। फर्स्ट किया को प्रोसीड करने से पैरेलल नहीं है तो फिर प्रोसीड करने से मीट करेंगे। हमने सपोज किया कि पैरेलल नहीं तो वो हमने आगे प्रोसीड कर दिया और वो आर पर मीट कर रही हैं। अगर मीट कर गए हैं तो ट्राइंगल बन जाएगा, और ट्राइंगल में एंगल 1 एक्सटीरियर बन हो जाएगा और एंगल 2 क्या है? इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो फिर अगर 1 जो है वो फिर साबित होगा 1 2 से ग्रेटर है, ये हमने प्रूव कर दिया कि 1 ग्रेटर देन 2। तो गिवन कह रहा है नहीं, 1 जो है वो इक्वल है 2 के, तो गिवन इज ट्रू। गिव जो हमने प्रूव किया वो गिवन का कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी उसकी मुखालफत कर रहा है, तो वो गलत साबित कर रहा है कि नहीं जो गिवन है वो सही है। तो इसका मतलब हमारे इससे साबित हुआ कि प्रोसीड करने से मीट नहीं कर रही लाइनें। अगर मीट करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना, ट्रायंगल बनेगी। तो मीट ही नहीं कर रही थी फिर क्या होगा? फिर एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, तो फिर 1 जो है ग्रेटर नहीं है, तो इससे क्या होगा? फिर लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी, मीट नहीं करेंगी। ऐसी लाइनें जो इनको प्रोसीड किया जाए वो किसी इनफाइनाइट तक, बोथ साइड इनफाइनाइट, वो अगर आपस में मीट ना करें, ऐसी लाइनों को पैरेलल लाइन कहते हैं। अगर मीट करेंगी तो पैरेलल नहीं होंगी। तो इससे साबित हुआ कि एंगल 1 जो है वो ग्रेटर देन 2 नहीं है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, लिहाजा लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, मीट नहीं करेंगी। तो लिख दिया L इज पैरेलल टू M। ओके, अब आप बेटे अपना क्वेश्चन कोई चीज चैट पे पूछिए, इस दिन एनी प्रॉब्लम हो, कोई बात हो तो पूछ लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आप खूब अच्छी तरह तैयार होकर आइएगा। और आपने क्वेश्चन जो है ना वो जो बात बहुत ज़्यादा बातें आपको समझाई जाएंगी जो आपके एनुअल एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी होंगी। उनमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताए जाएंगे कि आपको किस तरह कौन कौन से क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी टच किया जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरम जो है ख़ास तौर पे MCQs 100 200 400 समझाए जाएंगे। वो मैं इसको लोड भी कर दूंगा कि जब अभी मंडे को जब क्लास होगी तो बता दिया जाएगा, और अगर नहीं तो आप फोटो स्टेट कर लीजिएगा, फिर उनमें से आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा MCQ इंशाल्लाह जो 10 ईयर पेपर में से मैंने निकाले हैं। उम्मीद है कि उसमें से कुछ और भी मैंने अपने से भी ऐड किए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि MCQs आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि एक MCQ 2 मार्क्स का है। 25
जो MCQs हैं वो 50 मार्क के हैं। 100 का पेपर है, 50 मार्क्स है तो आपके MCQs ही हैं, और बाकी 50 मार्क्स का आपका पेपर है। वो पेपर तो आपको 3 पेपर कर लें, फर्स्ट 19, 18 और 17, और बहुत अच्छा करना है तो 16 का भी कर लीजिए। तो 19, 18, 17, 16 इसके कर लीजिए, MCQs भी कर लीजिए। तो MCQs अगर आपने उसके कर लिए तो मैं 100% बताता हूँ कि 20-20 MCQs तो उसी में ही होंगे। 20 MCQs, 5 MCQs कहीं हो सकता है कि बाहर से हो। बेटे आपका जो है फिजिक्स, चार चार सब्जेक्ट का आपका होना है। आपने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, आपके लिए तो फिजिक्स मुकम्मल होगी, क्योंकि आपका फिजिक्स का मैथ्स का 2 पेपरों के बराबर हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। आपका फिजिक्स का होगा, मैथ्स का होगा, लेकिन अभी अनाउंस करेंगे, सिंध प्रोविंस जो है वो बताएगी, इसलिए कि दूसरे प्रोविंसेस के अंदर जो होता है वो उनके तमाम बच्चे जितने भी हैं वो 9-10 में केमिस्ट्री बायो भी पढ़ रहे हैं साथ, तो उनके तो 4 हो जाएंगे। आपने 10th के अंदर सिर्फ ये पढ़े हैं, तो लिहाजा आपके चैप्टर जो है ना वो दूसरे सब्जेक्ट भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। आगे समझ, ये उनको फायदा हुआ, आपके लिए कोई फायदा नहीं है कि इसमें आपके 4 सब्जेक्ट तो उन्होंने कंप्लीट करने हैं, जितने पंजाब में या KP में या बलूचिस्तान में है, वहां पे उन्होंने पहले से पार्शलाइज किया हुआ था इससे पहले। हम तो इस साल से शुरू किए हुए हैं ना, तो ये उनके लिए है। ये डिस्कशन उनको वहां पे करनी चाहिए थी, और यहाँ पे तो अभी तक किसी ने दिया ही नहीं है कि उसको शफकत महमूद जो है सेंट्रल मिनिस्टर, उसको ये बता दिया जाए कि हमारे यहाँ तो 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो उनका एक मैथ और फिजिक्स ही है, और वो फिर उनके बाकी सब्जेक्ट तो दूसरे प्रोविंसेस के अंदर नहीं लिए जा रहे, तो यहाँ पे उसके 4th सब्जेक्ट कौन से होंगे? साइंस सब्जेक्ट तो 2 ही हैं। 9th के लिए हो सकता है, क्योंकि 9th के 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, बायो और कंप्यूटर। बायो कंप्यूटर 2 ये हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री 2 हो गए, 4। तो 4 आपके इस तरह और मैथ के साथ ये सेट बन जाता है आपका। लेकिन 10th के लिए जो है ना वो अभी गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, तभी उन्होंने कहा कि भाई हमारा प्रॉब्लम कुछ और है, आप लोगों का प्रॉब्लम और है। आपका कोरोना जो है बहुत पीक पे था, तो आपने उसके लिए तो कर दिया, जब हमारा पीक पे था उस वक्त आपने बंद करा दिए, खुले हुए थे। हमारे आपके यहाँ पीक में था, हमारे यहाँ खुले हुए थे, तो उल्टी बातें हो रही हैं। तो हमारा तो अपना सिस्टम चलेगा इधर। आगे समझ, ये सईद गनी साहब मिनिस्टर जो है एजुकेशन के, वो अनाउंस करेंगे, या उन्होंने कुछ अनाउंस किया होगा, मुझे नहीं इसका ताकिलम। तो ये अभी डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप 10th क्लास के लिए जाएंगे। लेकिन 9th का तो डिसाइडेड है कि वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर होगा। हाँ, कौन कौन चैप्टर जो है वो तो बेटे मैथ्स के जो है ना वो आपको एक तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 के भी आपको जो है फिर 5.2 से लेकर 5.5 तक फैक्टर्स हैं। ओके, और उसके बाद LCM HCF है फैक्टराइज के जरिए से, एक्सरसाइज 14 है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आता है, तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर ग्राफ नहीं है, और 2 एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो नहीं है। और उसके बाद 3 और 4 है और 8 है, 6.3, 4 और 8। 3, 4 में भी एक एक क्वेश्चन होगा, 8 का एक होगा, तो 3 तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के इसी चैप्टर में से है। और उसके बाद आपका 7 आता है, तो 7 में ए इनवर्स या
MCQs जो है वो बेटे अगर चैप्टर 1 है तो चैप्टर नंबर 1 के, क्योंकि उसमें कोई ने कैंसिल किया तो वो तो फुल होगा, चैप्टर 2 भी फुल है, चैप्टर 3 भी फुल है, तो इनमें से 10 ईयर पेपर के अंदर दिए हुए सारे MCQs हैं वही उसी तरह के आएंगे। अब आइए चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में फॉर्मूलाज क्या हैं और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछ सकते हैं, ये या वैल्यू क्या होगी अगर ए आपका 1 हो, बी आपका 1 हो, सी आपका 3 हो, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, इस तरह इनमें वैल्यू पुट करते हुए आंसर मालूम कीजिए। ये इस तरह के आ सकता है या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ सकता है। ओके, और उसके बाद फैक्टराइज का जो इस पार्ट है उसके अंदर एलसीएम एचसीएफ का आ सकता है एमसीक्यूज। ओके, और व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन इसमें भी बनता है। और इसी तरीके से 6th चैप्टर में आते हैं, तो 6th चैप्टर में वो आपसे फार्मूला के जरिए से पूछ सकता है कि इसका सॉल्यूशन सेट हो सकता है, जैसे x-3 मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू x-3 + 4 = 0, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, याद रखिएगा प्लस का 4 दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाता है, तो एब्सोल्यूट = माइनस हो तो एम्प्टी सेट होता है, और स्क्वायर रूट के अंदर नंबर अगर इक्वेशन है और = माइनस में नंबर है तो वो उसका भी आंसर एम्प्टी सेट होता है। ये ही 2 MCQs बन सकते हैं उसमें। ओके, या एक MCQs बनता है माइनस एब्सोल्यूट -5 = डैश, ये उसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो ये इस तरह का MCQs हो सकता है। उसके बाद आपको ये मैट्रिसेस में आते हैं, तो वो काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस, और उसके बाद वो मैट्रिसेस देकर आपको पूछ सकते हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा, नीचे आंसर दिया होगा। एडिटिव इनवर्स में साइनें सारी चेंज कर देनी है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आपको मालूम करना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड वेरीफाई। ओके, और क्रैमर्स रूल के साथ बेटे, क्रैमर्स रूल के साथ मैट्रिसेस से सॉल्व करना इक्वेशन को जरूर समझ लीजिएगा, जरूर, आप बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो क्रैमर्स रूल दे, हो सकता है वो क्रैमर्स रूल ना दे, वो सॉल्व इक्वेशन बाय मैट्रिसेस भी दे सकता है, तो हम क्यों चॉइस लें, दोनों तरीके से करेंगे, मैट्रिसेस से भी करना है और क्रैमर रूल से भी करना है। उसमें तो कुछ नहीं, आपने सिर्फ इनवर्स मालूम कर लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना =c से, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको इनवर्स मालूम करना आना चाहिए। अच्छा बेटे, अब हम जो बाकी डिस्कशन जो है ना रेगुलर क्लासेस के अंदर आएंगे तो फिर करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।